बाबा महान पूजेंगे अब घर घर में, मेरे भीम बाबा महान पूजेंगे अब घर घर में, पूजेंगे अब घर घर में, पूजेंगे अब हर घर में, मेरे भीम बाबा महान पूजेंगे अब घर घर में। शिक्षा का द्वार खुलवाया, पढ़ने का हक दिलवाया, शिक्षा का द्वार खुलवाया, पढ़ने का हक दिलवाया, वो दे गए शिक्षा समान, पूजेंगे अब घर घर में, मेरे भीम बाबा महान पूजेंगे अब घर घर में। संगठित रहना सिखलाया, समता का पाठ पढ़ाया, संगठित रहना सिखलाया, समता का पाठ पढ़ाया, वो दे गए हम सम्मान, पूजेंगे अब घर घर में, मेरे भीम बाबा महान पूजेंगे अब घर घर में। संघर्ष करना सिखलाया, खोया अधिकार दिलाया, संघर्ष करना सिखलाया, खोया अधिकार दिलाया, वो दे गए स्वाभिमान, पूजेंगे अब घर घर में, मेरे भीम बाबा महान पूजेंगे अब घर घर में। जीवन जीना सिखलाया, हमें पशु से मानव बनाया, जीवन जीना सिखलाया, हमें पशु से मानव बनाया, वो दे गए संविधान, पूजेंगे अब घर घर में, मेरे भीम बाबा महान पूजेंगे अब घर घर में। हमें बुद्ध का धम्म बताया, हमें मध्यम मार्ग बताया, हमें बुद्ध का धम्म बताया, हमें मध्यम मार्ग बताया, वो दे गए धम्म का दान, पूजेंगे अब घर घर में, मेरे भीम बाबा महान पूजेंगे अब घर घर में, मेरे भीम बाबा महान पूजेंगे अब घर घर में, पूजेंगे अब घर घर में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बुद्ध शासन, जय समता सैनिक दल। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय राम बाबू सिंह जी से कि वो प्लीज़ मंच पर आएँ। अभी हम सभी त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करेंगे। सो राम बाबू सिंह जी सभी को त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कराएंगे। प्लीज़ वो 2 मिनट के लिए मंच पर आएँ। उनका जो मेन लेक्चर है वो बाद में होगा, सिर्फ पंचशील और त्रिशरण जो है सभी साथियों को ग्रहण कराएंगे। सबसे पहले हम खड़े खड़े 3 बार नमन करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से।
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि सुधा मेरे मज्जपमादट्ठाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी साथी अपनी जगह पे बैठ जाएं। राम बाबू सिंह जी जिन्होंने सभी को पंचशील और त्रिशरण ग्रहण करवाया। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर HR गोयल जी से, जो कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल के चेयरमैन हैं। उनसे निवेदन है कि वो दल की जो प्रतिज्ञा है दल के सैनिकों को ग्रहण करवाएंगे। उसके बाद अपना आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। डॉक्टर HR गोयल जी से निवेदन है कि वो दल की जो प्रतिज्ञा है दल के सभी सैनिकों को ग्रहण करवाएंगे। सो मेरा निवेदन है सभी साथियों से कि प्लीज़ एक बार फिर अपनी अपनी सीट पर खड़ी होने की कृपालता करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं को मान्य करता हूँ और तदनुसार विधि प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं दलितों के उद्धार सुरक्षा व प्रगति के लिए प्रारंभ इस पवित्र लड़ाई
मैं एक प्रतिष्ठित, बहादुर, अनुशासनबद्ध तथा दृढ़ निश्चयी सैनिक बनकर कार्यरत रहूंगा। मैं हमेशा ऑल इंडिया समता सैनिक दल के आदेशानुसार दलित व शोषित वर्गों के न्यायिक, मानवीय और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अग्रसर रहूंगा। यदि मैंने कमजोरी, भय या दुष्टता से प्रतिज्ञा भंग की और यदि अपने लोगों के साथ या संगठन के साथ विश्वासघात किया तो मैं स्वच्छता से अनुशासनहीनता की कार्रवाई को मान्य करूंगा। जय भीम, जय भारत। जगह पर विराजमान हैं, जो कार्यक्रम की गतिविधियां चल रही हैं, उस कार्यक्रम की गतिविधियों का आनंद लेने की कृपा करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय जसविंदर बरियाना जी से, जो कि पंजाब के अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया समता सैनिक दल के। प्लीज़ वो भी मंच पर आने की कृपालता करें, माननीय जसविंदर बरियाना जी। और उनके साथ माननीय संदीप रंगा जी, जो कि हरियाणा के अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया समता सैनिक दल के। प्लीज़ वो भी मंच पर आने की कृपालता करें, माननीय संदीप रंगा जी। और माननीय सतीश कुमार बोरकर जी, जो कि संयोजक है ऑल इंडिया समता सैनिक दल के जम्मू कश्मीर से। प्लीज़ वो भी मंच पर आने की कृपालता करें। अब मैं माननीय नरेश खोखर जी, जो कि नॉर्थ इंडिया के सचिव हैं ऑल इंडिया समता सैनिक दल के, उनसे मैं निवेदन करूंगा, जो हमारे अतिथिगण हैं मंच पर विराजमान, सभी को पंचशील का जो पन्ना है, जो मोफरल है, वो पहना के उनका ऑनर करेंगे। माननीय नरेश खोखर जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय रंजीत कुमार गौतम जी से कि प्लीज़ वो मंच पर आए और सभी साथियों का वेलकम करें। माननीय रंजीत कुमार गौतम जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध एवं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए अखिल भारतीय समता सैनिक दल के तरफ से जनपद गौतम बुद्ध नगर सूरजपुर डॉक्टर अंबेडकर भवन में जो एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है,
जिसमें सभी सम्मानित अतिथिगण इसमें उपस्थित हुए हैं। मैं उनका सम्मान हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। हमारे साथ में भीम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन के राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय श्री मीर सिंह हरित जी, जो इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण समय दिया, और उनको मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। और उनके साथ साथ आदरणीय श्री राम बाबू गुरु जी, जो दिल्ली राजकीय विद्यालय में गणित के लेक्चरर हैं और साथ ही साथ लॉर्ड बुद्धा जन कल्याणकारी संघ के संयोजक भी हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। हमारे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्र भानु भराज जी, वो हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनको मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ हमारे जसविंदर वरियाणा जी, जो समता सैनिक दल के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उनकी समता सैनिक दल की टीम, पूरी पंजाब की टीम इस समारोह में हिस्सा लिया। वो सभी जो धन्यवाद के पात्र हैं और उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सावित्रीबाई फुले कन्या इंटर कॉलेज से मैडम नीतू सिंह जी, इन्होंने अपना कीमती समय दिया, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ श्रीमती मीना सिंह जी, जो कि माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इन्होंने पूरी टीम के साथ इस समारोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं उनका भी तहे दिल से आभार व धन्यवाद करता हूं। आदरणीय दिल्ली से आदरणीय श्री हरीश बौद्ध जी, वो भी इन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। और हमारे प्रिय साथी बड़े भाई आदरणीय शारंग बौद्ध जी और उनके पूज्य पिताजी और उनके साथी इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। साथ ही साथ इस क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति आदरणीय सुभाष जाटव जी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। कासना से आदरणीय श्री उदयराम नेताजी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। और साथ साथ गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर और बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम अन्य जिलों से, भारत के तमाम अन्य राज्यों से यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिस कार्यक्रम में आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में को सफल बनाने में अपना विशेष योगदान प्रदान कर रहे हैं। अभी कुछ क्षणों में जनपद गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ लेखा परीक्षक और पंचशील बालक इंटर कॉलेज के आदरणीय डॉक्टर नीरज टंडन जी कुछ क्षणों में हमारे बीच में उपस्थित होंगे। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करूंगा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखते हुए अनुशासन में अपने अपने स्थान पर विराजमान है और जो विचार संगोष्ठी चल रही है इस पर जो है गौर फरमाएं, और किसी भी प्रकार की कोई सवाल जवाब होता है तो बाद में कर लिया जाएगा। और मैं निवेदन करता हूं कि शांत रूप से, अनुशासन रूप से कार्यक्रम को सुने। जो लोग विचार कर रहे हैं, जो आज का मुख्य विषय है कि देश की मौजूदा समस्याओं का अम्बेडकरी दृष्टिकोण से समाधान और अखिल भारतीय समता सैनिक दल की उसमें भूमिका, तो इस विषय पर चर्चा होगी। अधिकतर सामाजिक मुद्दों पर ही चर्चा किया जाएगा, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा नहीं किया जाएगा। और हमारा ऑल इंडिया समता सैनिक दल भी एक गैर राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक मामलों से इसका कोई लेन देन नहीं है। यह तथागत बुद्ध की और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने में और समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनके हित और कल्याण के लिए हमेशा प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता है, हमेशा एक सैनिक के रूप में काम करता है, हमेशा एक योद्धा के रूप में काम करता है। अतः उसकी क्या भूमिका है और देश की मौजूदा समस्या और अम्बेडकरी दृष्टिकोण से क्या समाधान हो सकता है, इस संदर्भ में हमारे जो मुख्य वक्तागण हैं आप सभी के समक्ष विचार प्रस्तुत करेंगे। और साथ ही साथ श्री वीरेंद्र कुमार जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को विधिवत सुचारू रूप से संचालित करने की कृपा करें। रंजीत कुमार गौतम जी, अब मैं जो मंच का कार्यक्रम है वो सारा शुरू होने जा रहा है। तो साथियों, जैसा कि रंजीत जी ने भी जिक्र कर दिया है कि आज का जो हमारा विषय है हमें उस विषय के ऊपर ही केंद्रित रहना है। जो आज के हमारे वक्तागण हैं उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आज का जो हमारा विषय है
उस विषय के ऊपर ही हम केंद्रित रहेंगे कि देश की मौजूदा समस्याओं का अम्बेडकरी दृष्टिकोण से समाधान और ऑल इंडिया समता सैनिक दल की भूमिका। सो प्लीज़ मैं ऐसी आशा रखता हूं कि हमारे आज के वक्तागण इस विषय के ऊपर केंद्रित रहेंगे और अपनी बात जो है वो दिए हुए समय में ही समाप्त करने की कृपालता करेंगे। सो सबसे पहले जो प्रस्ताविक कार्यक्रम है, जो प्रस्तावना है, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय अशोक शेंडे जी से, जो कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, कि प्लीज़ वो मंच पर आएँ। वो 10 से 15 मिनट के समय में अपनी बात समाप्त करेंगे। माननीय अशोक शेंडे जी, जबलपुर MP से। ऑल इंडिया समता सैनिक दल की इस एक दिवसीय वर्कशॉप में दर्शक दीर्घा में उपस्थित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण, हमारे बौद्ध समाज के सामाजिक कार्यकर्ता, युवा साथी, हमारी बहनें एवं मंचासीन अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और प्रमुख वक्तागण, जिसमें माननीय डॉक्टर HR गोयल साहब चेयरमैन, माननीय अशोक कुमार गौतम जी PCS वरिष्ठ लेखाधिकारी गौतम बुद्ध नगर, चंद्रभानु बराज साहब प्रोफेसर राजनीति शास्त्र गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, हमारे CEC मेंबर्स माननीय विषम पाल जी, हमारे बीच में कुछ क्षणों में उपस्थित होंगे जम्मू कश्मीर से कोऑर्डिनेटर हमारे सतीश बोरकर जी, संदीप रंगा जी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, जसविंदर वरियाना जी प्रदेश अध्यक्ष पंजाब, मैडम मीरा सिंह हरीश जी वरिष्ठ लेखाधिकारी, राम बाबू सिंह जी लेक्चरर दिल्ली राजकीय विश्वविद्यालय एवं संयोजक लाल बुद्धा जन कल्याण संघ दिल्ली, मैडम मीना कुमारी जी अध्यक्ष माता रमाबाई महिला संघ कोंडली दिल्ली। इस कार्यक्रम के हमारे आयोजक उत्तर भारत के प्रांतीय सचिव भाई नरेश खोकर जी और आयोजक मंडल की टीम, जिसमें हमारे वीरेंद्र सिंह जी CEC मेंबर्स एवं पूर्व प्रांतीय सचिव उत्तर भारत भाई रंजीत कुमार गौतम जी, हेमंत कुमार जी, ललित स्वामी जी, भाई सारंगराज, राहुल कुमार, शुभम कुमार, दीपांशु, अजिंक्य राज, टिंकल सागर एवं डॉक्टर उदित कुमार जी, आप सभी साथियों को मैं सेमिनार के इस आयोजन के लिए साधुवाद देता हूं और अपनी बात रखने के पूर्व, जैसा कि हमारा आज का विषय है देश की मौजूदा समस्याओं का अम्बेडकर दृष्टिकोण से समाधान और ऑल इंडिया समता सैनिक दल की भूमिका, कुछ साथियों के प्रश्न पड़ सकता है कि विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विभिन्न मंचों के माध्यम से यद्यपि हमारे भारत देश में कार्य हो रहा है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं बाबा साहब के जो दिशा निर्देश है, मैं स्वयं और हम सब लोग कहीं ना कहीं 100% उसको अंगीकार न करते हुए हम केवल दूसरे को उंगली दिखाने का काम करते हैं। मैं स्वयं अपने ऊपर नहीं देखता हूँ दूसरा क्या करता है, क्या गलती करता है, हम ये देखने का प्रयास करते हैं वो बाबा साहब का मिशन का कितना पालन करता है, भगवान बुद्ध के विचारों का कितना पालन करता है। हमारी उंगली हमेशा दूसरे तरफ रहती है। परंतु ऐसे वर्कशॉप में हमें सोचते कि बाबा साहब के विचारों से, तथागत भगवान बुद्ध के जो दर्शन से हम कितना कदम चले हैं और हमारी मंजिल अभी कितनी दूर है। ये आज का परिवेश है और भारतवर्ष की जो मौजूदा समस्या है वो आप हमसे छिपी नहीं है। यद्यपि हमारा ये सामाजिक मंच है, राजनीतिक मंच नहीं है, धार्मिक मंच नहीं है,
तथापि कुछ बातें आज के परिवेश में हमारे समक्ष जो आई है, आज हम देखते हैं, हम बात करेंगे देश की मौजूदा समस्याएं। तो हम देखते हैं सबसे पहले अगर कोई समस्या है जो जागरूकता सभी जानते हैं, मैं क्या रिमाइंडर करना चाहता हूँ आपको, वो समस्या आपको भी पता है कि रिमाइंड इसलिए करना चाहते हैं कि हम उसके लिए कुछ क्या कर सकते हैं। मेरी नज़र में आज हमारा भारतीय लोकतंत्र है, उसके समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती जो हमारा संविधान है, तो संविधान के पालन के लिए जो नैतिकता का पालन होना चाहिए उसका अपालन हो रहा है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान उसकी प्रस्तावना दी है, उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित जो प्रिंसिपल है, कहीं ना कहीं उनका भी आज भारतीय लोकतंत्र में पालन में अपालन हो रहा है। आज हम देखते हैं SC ST OBC की हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, आज भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। हमारे देश में सोने की चिड़िया कहने वाला देश आज शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी से जूझ रहा है। किसानों के हमारे देश में बदहाल स्थिति है और समाज में एक दो वर्ग पैदा हो गया है, जिसमें एक हमारा SC ST OBC वर्ग है, एक सामान्य वर्ग है। और इस प्रकार के समाज में क्रोधपूर्ण असमानता का वातावरण आज हमको दिखाई देता है। हम देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में भी विवेक का अभाव है। परिणाम स्वरूप हमारे छोटे छोटे कस्बों में, कहीं नगरों में जातिगत भेदभाव, हिंसा और अन्य अत्याचार हमको देखने को मिलते हैं। आज सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरपंथियों के हाथ में सत्ता है। यद्यपि हमारा ये मंच सामाजिक मंच है, उन समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि आज का हमारा जो लोकतंत्र है वो भारतीय संविधान का कितना अनुपालन करते हुए रास्ते पर चल रहा है, यह हमें सबको सोचने की आवश्यकता है। ये न केवल समता सैनिक दल की या भारतीय बौद्ध महासभा की या हमारे स्थानीय संगठन उनकी, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जितने भी संगठन हैं, जो बाबा साहब के संगठन हैं, बाबा साहब के बाद में जिन्होंने संगठन बनाए हैं, ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम हमारे देश में जो अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी का विकास होना चाहिए, समता आना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए सभी को। इसके लिए हमको आज सभी को एकजुट होकर समन्वय भाव से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। साथियों, आज हम देखते हैं हमारे संगठनात्मक हमारे में समन्वय की कमी है और इसलिए समस्या हमारे सामने विद्यमान है। एक समय था जब डॉक्टर अम्बेडकर के समय इस प्रकार की स्थिति नहीं थी, परंतु बाबा साहब के जाने के बाद जो सेकंड पायदान पे हमारे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं उनसे जाने अनजाने में चूक हुई है। परिणाम स्वरूप आज हम लोग संगठित न होकर विघटित हो गए। आज पुनः हमको सबको एक मंच पे आने की आवश्यकता है। दल ने क्या कार्य किया है, ये सामाजिक प्लेटफॉर्म है हमारा, एक पर्चा आपके हाथ में है, उसमें दल में उसमें नहीं जाऊंगा, समय की पाबंदी है, मैं 2 या 3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं सभी के सामने जो जो बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब का एक ही प्रिंसिपल्स है कि मुझे मानना है तो मेरी जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। साथियों, हमको, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं हार डाल के फ़ोटो खिंचवा लूँ, फिर कल व्हाट्सएप में डालूँ और फिर न्यूज़ बना दूँ कि हमने नोएडा में जाके ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम किया, ये उस बात का वक्त नहीं है। ये वक्त इस बात का है कि हम सभी संगठन जो बाबा साहब को मानते हैं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, ये तीनों प्लेटफॉर्म को आज कोऑर्डिनेशन हो करके एक मंच पर आने की आवश्यकता है। और जो समाज में बिखराव है, गांव में, तहसील में, जिले में, प्रदेश में, जहाँ जहाँ हमारे 2-2, 3-3 राजनीतिक
टुकड़े हुए हैं संगठन के। सामाजिक संगठन 2-2, 3-3 संगठन बने हुए, धार्मिक संगठन बिखरा हुए हैं। सबसे पहले हमको इन संगठनों को एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता है आज, और यही हमारा इस वर्कशॉप का उद्देश्य है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 मार्च 1927 को महाड़ तालाब आंदोलन के मद्देनजर इस दल की स्थापना का उद्देश्य ही था कि जो हमारा समाज दबा कुचला समाज है, ये कैसा ऊपर उठे, विकास की मुख्य धारा से कैसा समाज जुड़े, हमारे जीवन में कैसा बदलाव हो। तो बाबा साहब ने सुसंस्कृत होने के लिए हमको भगवान बुद्ध एंड इस धम्मा एक ये दिया है, जो हमारे संस्कार और हमारा शील सदाचार, जो धम्म के हम कैसे चले उसकी बात को करता है। और दूसरा, हमारे सर्वांगीण विकास के लिए बाबा साहब ने अगर कोई दिया है हमको, तो वो बाबा साहब ने भारतीय संविधान दिया है। उस संविधान के तहत हम अपनी सामाजिक मजबूती, देश की मजबूती और देश की अखंडता और एकता कायम रख सकते हैं। इसलिए हमारे सर्वोपरि है तथागत गौतम बुद्ध का धम्मा, जो बाबा साहब ने हमको दिया है, और भारतीय संविधान, इसकी हमको किसी भी कीमत पे हमको इसकी रक्षा करना है। इसलिए आज ये चिंतन शिविर या वर्कशॉप इसलिए है। दूसरी चीज, कुछ साथी हमारे बैठे हैं, अनेक संगठन काम कर रहे, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, छोटा क्यों न हो लेकिन प्रयास कर रहे। कुछ नहीं करने से अच्छा बेहतर कुछ करना, बाबा साहब के समाज को जागरूक संगठित करना, धार्मिक चेतना लाना, ये जो काम कर रहे हमारे साथी, मैं उनको सबको साधुवाद देता हूँ। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा ये सामाजिक संगठन है, हम जहाँ जहाँ हमारे समाज के अन्य अत्याचार के लिए, विकास के लिए, शिक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। आप जहाँ अच्छा काम करें हम आपका साथ देंगे। हमारा संगठन जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर, गांव स्तर पर भी हमारा, वार्ड स्तर पर संगठन है, प्रदेश स्तर पर है। जो संगठन बाबा साहब के विचारों पे, तथागत भगवान बुद्ध के विचारों पे काम करेगा, समाज के हित में काम करेगा, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए दल हमेशा आपके साथ है और रहेगा। हम ये चाहते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में आप काम करें, लेकिन समाज को संगठित करने के लिए कि पहली सीढ़ी सामाजिक संगठन, दूसरी सीढ़ी हमारी धार्मिक संगठन और तीसरी सीढ़ी हमारी जो है वो राजनीतिक संगठन। अगर हमको समाज का विकास करना है, तीनों संगठन को, तीनों सीढ़ियों को हमको मजबूत करना होगा, तभी हम आगे जा करके अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं दल का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते ये अपील करूंगा कि हमने जो अपील दी है उसका पढ़ने का कष्ट करें। जो युवा साथी, जो साथी बुजुर्ग हैं, जो शील सदाचारी है, प्रत्येक परिवार से वो धार्मिक संस्था में बाबा साहब का धार्मिक कार्य आगे बढ़ाने के उनको वहाँ जाना चाहिए। लेकिन समाज में अन्याय अत्याचार और समाज को न्याय दिलाने के लिए आज युवा पीढ़ी की हमको आवश्यकता है। आपने देखे होंगे किसी कॉलेज हॉस्टल के अगर 10 बच्चे अगर किसी रोड से निकल जाते हैं तो पूरा मार्केट बंद करा देते हैं। और यदि हमारे प्रदेश में 100 युवा साथी भी अगर जुट जाए इस सामाजिक मूवमेंट से, तो मैं नहीं समझता कि कभी हमारे समाज में कोई अन्य अत्याचार करने की हिम्मत कर सकता है। इसलिए युवाओं को, अधिकतम युवा साथियों को ऐसे सामाजिक संगठन के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। मैं ये भी नहीं कहता दिल्ली में हमारा संगठन है, ये ऑल इंडिया संगठन है, वो भी साथी हमारे हैं। व्यक्तिगत सैद्धांतिक मतभेद होने के कारण हमारे एक यूनिट दिल्ली में भी है, हमारे ऑल इंडिया में 18 यूनिट्स है, परंतु हम सब एक है। कहीं हमारा कोई विरोधाभास नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं है। हम किसी की लकीर छोटी करने नहीं, हम चाहते हैं अधिक से अधिक युवा साथी जुड़े और हम अच्छा कार्य करें। हम इस मंच पे किसी की बुराई या किसी की नीचा दिखाने के बजाय हम समाज के हित में कितना अच्छा कार्य कर सकते हैं ताकि वो साथी भी हमारे साथ जुड़े, हम उनके साथ जुड़े और समाज का विकास हो, ये हमारा लक्ष्य है। और वो बाबा साहब को हमारा नमन है। इसलिए तो जो साथी, विशेष रूप से युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इस सामाजिक संगठन से जुड़ने की आवश्यकता है। कुछ युवा साथी बेशक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, परंतु अधिक से अधिक सामाजिक रूप से हम एक हो। इसलिए मैं अपील करूँगा कि जो देश की मौजूदा समस्या है, इस देश का युवा वर्ग अगर इकट्ठा हो जाए
तो समस्या से हम निजात पा सकते हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक साथी हमारे संगठन के साथ जुड़े। दूसरी चीज़, हमारे सभी साथी जानते होंगे जालंधर के भीम पत्रिका के संपादक और हमारे मुख्य मार्गदर्शक एल.आर. बारी साहब हैं, भीम पत्रिका चलाते हैं। वो हमारे मिशन का एक मीडिया का सशक्त साधन है, उसकी मेंबरशिप की वो साथ है। जो युवा साथी चाहते हैं कि वाकई में अम्बेडकर मिशन क्या है, तो भीम पत्रिका के मेंबर बन के जो मासिक पेपर आता है उस पत्रिका को पढ़ के, बाबा साहब के विचारों को पढ़ के, तथागत भगवान बुद्ध विचारों को पढ़ के आप अपने परिवार का और अपने समाज का कल्याण करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जो युवा साथी दल से जुड़ना चाहते हैं, हमारा मेंबरशिप का फॉर्म रखा है, मेंबरशिप ग्रहण करें। और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ हमारा 30 साल पहले संगठन था, लखनऊ में हमारे साथी थे, अभी विषम पाल साहब हैं, गिने चुने साथी हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी आ गया है, आपके कंधे पे समाज के विकास का और देश के विकास का भार है, उसको हम उत्तरदायित्व निर्वहन करें। इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पुनः वैचारिक प्रचार प्रसार के लिए भीम पत्रिका का सदस्य बने, इतने अपील करता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। आपने मुझे सुना, उसके लिए पुनः सभी साथियों को, मंचासन अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे माननीय अशोक शेंडे जी जबलपुर से, जो कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं आभारी हूँ कि उन्होंने जो उनको समय दिया गया था उसी के बीच उन्होंने अपनी बात को समाप्त किया। अब मैं आगे वाले वक्तागण को बुलाने से पहले निवेदन करूँगा माननीय सतीश बोरकर जी से कि प्लीज़ वो मंच पर आने की कृपालता करें। सतीश बोरकर जी, जो कि संयोजक है हमारे जम्मू कश्मीर से, प्लीज़ वो मंच पर आने की कृपालता करें। अब मैं आगे निवेदन करना चाहूँगा माननीय मीरा सिंह जी से, प्लीज़ वो मंच पर आने की कृपालता करें, जो कि अध्यक्ष है माता रमाबाई महिला संघ कोंडली दिल्ली से। उनसे निवेदन है कि प्लीज़ वो मंच पर आएँ और दिए गए विषय के संबंध में अपने विचार रखें। उम्मीद है कि वो 10 से लेकर 15 मिनट के बीच बीच अपनी बात को वो समाप्त करेंगे। माननीय मीरा सिंह जी। वैसे मेरा नाम मीना करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए, वह बहुजन समाज में जन्मी जितनी भी हमारी महानायिके, माता सावित्री बाई, माता रमाबाई, झलकारी बाई, बाकी जो भी महानायिका हुई हैं, उनको नमन करते हुए आप सभी को, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय, और आप सभी श्रोतागण को भी मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं मीना सिंह, माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ कोंडली दिल्ली 96 से आज का जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय है, और हम अगर इस विषय तक पहुँचे हैं तो इस समस्या का समाधान जरूर होगा, क्योंकि जब तक सवाल नहीं होगा तो उसका आंसर भी नहीं होगा। सवाल आया है, समस्या आई है तो समाधान भी आया है। आज की जो समस्या इस समय बनी हुई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक थोड़ा बाद में आती है। सबसे पहले
सामाजिक समस्या हमारे सामने जो है, समस्याएं जितनी भी हैं सबका समाधान बाबा साहब के संविधान से है। संविधान में सारा समाधान है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान दिया था उस समय समस्याएं और भी ज़्यादा थी। संविधान जब लागू हुआ, संविधान के तहत काम हुआ, तो समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगी। सामाजिक जो समस्या थी, पहले ही पेज पे बाबा साहब ने समाधान लिख दिया था, समता, बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय। जब ये चीज़ें जो भी सरकार आएगी उस पे काम होगा तो समस्याएं नहीं होगी। बाबा साहब का संविधान आया, सबको नौकरी मिली। नौकरी से हम आर्थिक पॉइंट पे मजबूत हुए। जैसे ही आर्थिक पॉइंट पे मजबूत हुए, हम सामाजिक चीज़ों से हट गए। सोशल जितनी भी एक्टिविटी थी हम उनसे हट गए। हम सिर्फ अपने तक सीमित हो गए। हमारा ना कोई पंचायत रही, ना कोई हेड ऑफ दी कुछ रहा। उसके बाद मान्यवर साहब कांसीराम आए। उन्होंने सबसे पहले सामाजिक समस्याएं फेस की, तभी उन्होंने हम लोगों को अपना जीवन समर्पित किया। हम लोग इकट्ठा हुए, लेकिन उनके जाने के बाद फिर सब अलग अलग हो गए। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम संघर्ष नहीं कर सकते, और जब संघर्ष नहीं कर सकते तो हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं पा सकते। ये बाबा साहब ने भी कहा था। तो सामाजिक लेवल पे जब हम इकट्ठे, हमारा जो सामाजिक ढांचा इतना बिगड़ा हुआ है, जिस दिन हमारा सामाजिक ढांचा अच्छा बनेगा, अच्छा हो जाएगा, तो हम लोग राजनीतिक लेवल पे कामयाब हो जाएंगे। जब राजनीतिक लेवल पे कामयाब होंगे तो वो कहते हैं ना कि जिसकी सत्ता उसी का धर्म चलता है। तो हम अपने आप अपने धर्म को बढ़ चढ़ के काम करेंगे उस पर। मैं किसी भी सरकार की बात नहीं कर रही, सरकार जिसकी भी हो। जब सम्राट अशोक इस पूरे भारतवर्ष के राजा थे, उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें सामाजिक ढांचा मजबूत करना होगा। कोई सामाजिक ढांचा मजबूत होगा तो हम कोई नहीं। चल ओके ओके। तो नहीं, ये भी खैर जरूरी था। सारी समस्याओं का हल वहीं पर है। हम बहुत सारे संगठन हैं, सभी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, जितने लोग हैं सब काम कर रहे हैं। सारे संगठन ये कहते हैं कि भाई हम बहुत काम कर रहे हैं। मंचों पे आप जाके देखो, यहाँ भी बहुत बड़े बड़े मंचों पे बहुत भीड़ इकट्ठी होती है और हमें ऐसा लगता है कि बहुत काम हो रहा है, लेकिन काम कहीं नहीं हो रहा। क्योंकि हम अभी आए हैं, सुनेंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे और हम सब अपने अपने कामों में जाके व्यस्त हो जाएंगे। काम कैसे होगा? हम हमारे समाज के जितने भी
रिटायर्ड पर्सन है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो रिटायर्ड पर्सन सब ताश खेल रहे हैं या अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि तुमने 40 साल नौकरी करी, अपने परिवार को कमा कमा के दिया, किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। और आज तुम्हारे पास कम से कम 10 साल तो हैं, 60 साल के बाद अगर ये 10 साल हम समाज को दें तो हम तीनों लेवल पे मजबूत होंगे। क्योंकि यूथ पढ़ाई में, अपने रोजगार में बहुत व्यस्त है, बच्चे पढ़ाई में व्यस्त हैं। अभी जो टाइम है वो हमारे रिटायर्ड पर्सन के पास है, और वो रिटायर्ड पर्सन, अगर मैं समझती हूँ कि आज के समय में समाज में अगर सबसे ज़्यादा लोग हैं तो वो रिटायर्ड पर्सन है, क्योंकि जिनकी नौकरी लगी सब रिटायर हो गए और वो सब खाली। वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वो हमारे बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा था, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं उनका राष्ट्रीयकरण होना, जितना ज़्यादा राष्ट्रीयकरण होगा उतना ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट होगा। लेकिन अभी क्या उल्टा हो गया, शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हो गया, संस्थाओं का निजीकरण हो गया, तो ज़्यादातर लोग, मैं समझती हूँ, समाज के फ्री हैं अभी, और रिटायर्ड पर्सन सबसे ज़्यादा फ्री हैं। यूथ तो बिजी है, यूथ अपने रोजगार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, एजुकेशन के लिए वो सब बिजी, वो काम नहीं कर सकते। हम यहाँ से जितने भी रिटायर्ड पर्सन बैठे हैं, ये संकल्प लेके उठें कि हम आज से जो हमने समय अपने परिवार को दिया या नौकरी को दिया, सरकार को दिया, उसके बाद हमारे पास जितना भी समय है उसे हम समाज को देंगे, तो हमारे समाज का ढांचा सुधरेगा। चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो धम्म का प्रचार प्रसार हो, चाहे वो स्वास्थ्य का, उनका अनुभव ही इतना हो जाता है कि वो हर क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो मेरा जो काम है उसके बारे में भी मैं बताती हूँ। 4 महिलाओं ने, ये महिला संगठन था पहले, रमाबाई अंबेडकर महिला संगठन, तो ये 4 महिलाओं ने शुरू किया, लेकिन आज ये लगभग 400-450 महिलाएं इस संगठन में हैं, क्योंकि उन महिलाओं को जो ज़रूरत की चीज़ें थी, उन्हें स्वास्थ्य की जानकारी, हमारे समाज की महिलाओं को जो पढ़ी लिखी हैं उनकी बात नहीं करती, वो कम है। ज़्यादातर महिलाएं हाउसवाइफ हैं, घरेलू हैं। हमारे समाज की, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो दिल्ली में भी बहुत जगह ऐसी हैं, स्वास्थ्य के बारे में नहीं पता, उन्हें घर में कैसे नाश्ता बनाना है, कैसे खाना बनाना है, क्या पौष्टिकता है खाने की, ये तक नहीं पता। हम लोगों ने महिलाओं को घर घर जाके, और जो हमारा कार्यक्रम होता है वहाँ पर भी आपको अपने परिवार को स्वस्थ कैसे रखना है, अपने बच्चों को शिक्षित कैसे बनाना है, अपना रहन सहन, अपना पहनावा कैसे रखना है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बताई। और उसके बाद जो महिलाएं अंधविश्वास, पाखंडवाद से ग्रसित थीं, उन्हें भी वहाँ से निकाला। उनको बहुत अच्छा लगा जब उनके, आज मेरे ग्रुप में कम से कम 10-12 महिलाओं के बच्चे MBBS कर रहे हैं, कुछ MD कर रहे हैं, कुछ के अभी नंबर भी आ गए हैं। बहुत सारी मतलब महिलाएं ऐसी हैं कि जो पैसे से भी, आर्थिक स्थिति से भी मजबूत नहीं है, लेकिन अपनी बच्चों की शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर, वो अनपढ़ महिलाएं, उन्हें ये सिखाया जा रहा है। हम लोग एक सबसे बड़ी चूक ये कर रहे हैं कि अभी जैसे यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं, 4 तो मेरे साथ ही हैं, हम 5 लोग हैं, उसके अलावा 3-4 महिलाएं मुझे नज़र आ रही हैं बस। हमारे कार्यक्रमों में महिलाओं की संख्या ही नहीं होती। आप चाहे बौद्ध धर्म का प्रचार करो,
चाहे किसी भी और, जैसे ये समता सैनिक दल है, महिलाओं को नहीं पता समता सैनिक दल क्या है, लेकिन जो अदर उसमें है उन्हें सब पता है कि कहाँ सत्संग हो रहा है, किसका सत्संग है, कितने बाबा है, सब कुछ जानती हैं वो, क्योंकि उनका प्रचार हो रहा है। प्रचार हमारा भी हो रहा है, लेकिन प्रचार सिर्फ मंचों पे हो रहा है। वो प्रचार आज तक घरों तक गया ही नहीं, उन महिलाओं तो गया ही नहीं धर्म। तो इसलिए ना हमारा धम्म बढ़ा, ना हमारा मिशन बढ़ा। आज से 10 साल 15 साल जो लोग दीक्षा ले रहे थे, आज भी वही लोग, वो 70 80 साल के ले रहे हो गए, लेकिन जहाँ दीक्षा समारोह होता है वहाँ वही लोग नजर आते हैं। ना उनकी महिलाएं, ना उनके बहू, ना बच्चे, वो नजर नहीं आते। हमारा धम इसलिए बढ़ा ही नहीं। चलो खैर, मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ और सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे मैडम मीना सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात दिए हुए समय में ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की। बहुत अच्छे विषयों के ऊपर उन्होंने अपना चर्चा वगैरह डाली है। जैसा कि बात सही है कि भी हमने कई बार देखा है, हालांकि जब हम मैडम को मिलने के लिए गए थे, वहाँ पे अम्बेडकर पार्क है, जब हम उसके अंदर गए पार्क में तो तकरीबन 25-30 थे पुरुष जो ताश खेलने में लगे हुए थे, व्यस्त थे। अम्बेडकर पार्क है और वहाँ पे ताश वगैरह खेल रहे थे। लेकिन जब हम मैडम के पास गए तो ये बाबा साहब के स्टैचू के पास तकरीबन 20-25 महिलाएं चर्चा कर रही थी सामाजिक विषयों के ऊपर। इसीलिए दूसरी बात यह है कि देखिए, बाबा साहब ने कहा है कि इतिहास साक्षी है कि हमेशा राजनीतिक क्रांतियों से पहले धार्मिक और सामाजिक क्रांतियाँ आई है। अगर धार्मिक या सामाजिक क्रांति से पहले राजनीतिक क्रांति आ भी जाए तो ये उस मुरझाए हुए पौधे की तरह होगी जो हवा के एक झोंके से बिखर जाएगी। इसीलिए जैसा कि हमारे प्रेरणा स्रोत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, उन्हीं से प्रेरणा लेके ऑल इंडिया समता सैनिक दल सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्रांति करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। आगे मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय राम बाबू जी से। उनसे निवेदन है कि प्लीज़ वो मंच पर आए और 10 से लेके 15 मिनट के बीच बीच वो अपनी बात समाप्त करें। माननीय राम बाबू सिंह जी, जो कि लेक्चरर दिल्ली राजकीय विद्यालय एवं संयोजक लॉर्ड बुद्धा जन कल्याण संघ दिल्ली से। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, हम सबके मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, हम सबके भारत भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए और इस बहुजन समाज में जन्मे उन सभी संत महान पुरुषों को जिन्होंने समय समय पर हम आप लोगों की बेहतरी के लिए कार्य किए, जिनमें संत कबीर, संत रविदास, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामा स्वामी नाइकर, माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई और इस सोती हुई कौम को जगाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब को, इन सब को नमन करते हुए इस समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय डॉक्टर HR गोयल साहब जो चेयरमैन हैं, और अशोक सांडे जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और इधर RK देव सर जो अभी नहीं पहुंचे हैं, अशोक कुमार गौतम जी वो भी पहुंचने वाले हैं, नीरज टंडन जी प्रधानाचार्य जी, डॉक्टर चंद्रभानु भरास उड़ीसा से जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं मंच पे आप ही आसीन हैं, और जिनसे मैंने भी बहुत लंबे समय तक मार्गदर्शन लिया है, हमारे बड़े भाई भीष्मपाल सिंह केंद्रीय कार्यकारिणी, हम उनका सम्मान करते हुए सोहन लाल गोयल अध्यक्ष जी, सुभाष चंद्र मुसाफिर, सतीश कुमार बोधकर साहब भी बैठे हैं, संदीप रंगा जी, जसविंदर विरयाणा अध्यक्ष जी, मीर सिंह हरित जी, और अभी क्रांतिकारी जो स्पीच हुआ मीना सिंह जी और नरेश खोकर जी, और समस्त इसके
हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं और इस कार्यक्रम में आए हैं, सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। साथियों, आज सेमिनार का विषय भी बहुत अच्छा है और ये भी सच है कि आज हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं वो अपने महापुरुषों की देन है, और वो भी खासकर परम पूज्य बाबा साहब। तो उनके लिए मैं 2 लाइन बोलते हुए अपनी बात को शुरू करूँगा कि हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। अरे लोग तो इंसानों को बनाकर, लोग तो इंसानों को गुलाम बनाकर बादशाह बने, पर गुलामों को इंसान बनाने वाले मेरे बाबा साहब थे, मेरे बाबा साहब थे। तो साथियों, ये अपने महापुरुषों की देन है। आज जो संविधान की बदौलत हमें जो कुछ मिला है वो अपने परम पूज्य बाबा साहब की। तो दूसरी लाइन समर्पित करते हुए कि ये रुतबा, ये शान शौकत, ये रुतबा, ये शान शौकत, ये मान, ये सम्मान, ये स्वाभिमान सब आपके बाबा साहब संविधान से मिला। अरे औरों को तो जो मिला वो उन्हें उनके मुकद्दर से मिला, लेकिन हमें तो मुकद्दर भी आपके संविधान से मिला। तो उस परम पूज्य बाबा साहब को समर्पित करते हुए, महापुरुषों को अभिनंदन करते हुए, आज का जो कार्यक्रम का विषय है कि आज जो मौजूदा परिस्थिति है इसमें हमें क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें हमारे जनरल सेक्रेटरी महोदय ने रखी हैं। साथियों, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। इस सोचने के लिए हम पहले जब किसी चीज़ का एहसास नहीं करेंगे तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। अभी भी समाज का 80% यही हाल है कि वो खाता किसी के है, गीत किसी के गाता है। संत कबीर साहब ने कहा कि दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पूजन जाए, दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पूजन जाए, अपनी चाकी कोई न पूजे जिसका पीछा खाए। तो हम लोग सब जानते हैं ऐसा कोई परिवार नहीं है, हमारी अनपढ़ महिलाएं भी, बहन बेटी भी, हमारे बुजुर्ग भी, जब हम उनसे बात करते हैं कि भाई किसने दिया, किसके कारण खुशहाली आई, तो बोलते हैं बाबा साहब की देन, बाबा साहब की कृपा है। लेकिन तुम्हारे घर में कृपा किसकी हो रही है, इसको भी तो सोच लो। घर में किसका हाल क्या हो रहा है? अरे बाबा साहब का फोटो तक आपके हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, जो अभी मीना सिंह जी कह रही थी, इसमें यदि सबसे ज्यादा यदि कोई दोषी है तो पढ़ा लिखा तबका, और वो भी ग्रेड 1 से ऊपर का, जो अपने को IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील अपने आप को बना बैठा है। सबसे ज्यादा यदि कोई गद्दारी परम पूज्य बाबा साहब के मिशन से करने का काम कर रहा है तो वही तबका कर रहा है। ये तो मिडिल मैन है, हम लोग मिडिल मैन हैं, छोटे छोटे तबके के लोग हैं जो परम पूज्य बाबा साहब के कारवां को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, तो बहुत सारी चीजें हैं, हम इन पे जब तक चिंतन मनन नहीं करेंगे। हम सब भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। भगवान बुद्ध ने हमें जीवन जीने के लिए 4 आर्य सत्य दिए। मैं विषय पे ही बोलूंगा, लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य दिए। उन्होंने कहा कि संसार में दुख है, दुख का मतलब हमारे परिवारों में, हमारे सभी पूरे देश में समस्या ही समस्याएं हैं। लेकिन दूसरा, भगवान बुद्ध ने कहा कि हर दुख और हर समस्या का कोई न कोई कारण होता है। यदि आप उस कारण पर विचार करोगे, मंथन करोगे, तो उस समस्या का निराकरण अवश्य होगा। और यही तीसरा संदेश दिया कि हर समस्या का निवारण भी है, और जब हमारी समस्या का निवारण होगा तो हमारा दुख सुख में बदल जाएगा, और जब हमारी समस्याएं नहीं रहेंगी तो हमारे जीवन में, हमारे समाज के जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। तो हमें इन 4 आर्य सत्यों के ऊपर ही अपनी समस्याओं को देखना है। जहाँ तक समस्याओं की बात है तो देखिए, मैंने जो आकलन किया है कि समस्या 2 तरीके की है। एक समस्या है जो प्रकृति द्वारा दी जाती है। व्यक्ति बीमार हो गया, अचानक आपदा हुई,
या हमें किसी कारणवश से मजदूर, गुलाम, लाचार बनाया गया। लेकिन दूसरी समस्या ये भी है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, आज भी हमारे समाज में अशिक्षा है, मानसिक गुलामी है, और सबसे ज़्यादा धार्मिक मानसिक गुलामी से हम पीड़ित हैं। नशे से हम मुक्त नहीं हुए हैं और हम अपनी मेहनत की कमाई पर ऐसी ऐसी जगह पे चढ़ा रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई को लुटा रहे हैं। तो इसके लिए कोई और दोषी नहीं है। हमारा समाज दूसरों को गाली देता है, दूसरों को कोसता है। अरे भगवान बुद्ध ने कहा कि अत्त दीपो भव, अपने दीपक आप बनना है, अपने आप को संभालो कि हम आखिर हैं क्या। तो दो तरह की समस्याएं हैं, जैसे आज बेरोजगारी है, हमारा रिजर्वेशन खत्म, तमाम पूरा सरकारी महकमा प्राइवेट निजीकरण हो गया। लेकिन जबरदस्त पूर्ण बहुमत से सरकारों को लाने वाले भी और कोई नहीं है, ये बहुजन समाज ही है, जो अपने नेताओं के विषय में तो कहता है कि ये है, वो है, ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन भाई बार बार पूर्ण बहुमत में ला रहे और वो हमारे रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इन समस्याओं के लिए कोई और दोषी नहीं है, हम दोषी हैं। तो हमें अपनी समस्याओं को खुद निराकरण करना है। और समस्या जैसे निर्धनता है, अब हमारे निर्धनता है, गरीब हैं, और हमारा अज्ञानता है। अब आज भी हमारे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन जाते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि आप मिशन के बारे में क्या जानते हो। अभी हमारे सेक्टर नोएडा में अभी 2 बेटे, जो एक बेटी और बेटा PCS जे का एग्जाम क्वालिफाई किया था, मीर सिंह हरित जी हैं, हमने उनका स्वागत किया, नोएडा से ही थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक बच्ची और एक बच्चे का। हमने कहा कि भाई आप भगवान बुद्ध बाबा साहब पे ज़रा कुछ बोलिए। तो भगवान बुद्ध को कह रहे हैं महात्मा जी, बाबा को कह रहे हैं बाबा जी। हमने कहा कि आपने कभी बाबा साहब को और अपने महापुरुषों को पढ़ा? मैंने उनको कहा कि जिस तरीके से ये समाज आपको सम्मानित कर रहा है जज बनने पर, अरे जज बनने के बाद हम ये नहीं कहते कि तुम कोई गलत काम करना, लेकिन समाज का हित भी करना। जब कोई गरीब समाज का व्यक्ति आपके यहाँ न्याय मांगने जाए, तो यदि आप बाबा साहब के सपूत हो तो उसको भी न्याय देना साथी। ये कौन सिखाएगा? और अभी मीना सिंह जी कह रही थी, बिल्कुल सत्य है कि हमारे मंच 90% हम मंचों पे अम्बेडकरवादी हैं और बुद्धिस्ट हैं, लेकिन घर जाते जाते कोई कहता है मेरी बीवी नहीं मानती, कोई कहता है मेरे बच्चे नहीं मानते, कोई कहता है मेरी पड़ोसिन नहीं मानती। अरे जब तुम्हें अपने आप पे अपने एक परिवार को नहीं संभाल पा रहे हो, तो फिर दुनिया के मंचों पे बार बार कह करके बुद्ध धम्म की और बाबा साहब की बात करने का भी जो है ऐसे साथियों को अधिकार नहीं है। साथियों, मेरा अपना मत है ये कि पहले हम अपने आप को संभालें कि हम कर क्या रहे हैं। तो साथियों, ये हमारी समस्याएं हैं। अब समस्या का कारण हमने कभी सोचा नहीं कि इन समस्याओं का कारण क्या है। तो इन समस्याओं का कारण हम खुद हैं। अज्ञानता के लिए, शिक्षित होने के लिए किसने मना किया? भाई हर तरह की सुविधा दी जा रही है। आज हमारे बच्चे क्यों पढ़ लिख करके, क्यों अच्छी एजुकेशन, इसलिए हमारा पूरा फोकस बच्चों को पढ़ाने लिखाने पे होना चाहिए। जब हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने जब एक लाइन कही, जिनको हम शिक्षा के अग्रदूत कहते हैं, कि शिक्षा यानी विद्या बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना हम हताश हुए और गुलाम लाचार बन के रह गए। यानी एक अशिक्षा के कारण हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो पहला काम तो हमारे समाज को ये करना चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा योग्य बनाएं, और योग्यता भी कैसी, फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग बने, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बने, और जो है इकोनॉमी यानी हमें आर्थिक रूप से भी हम मजबूत बने। और वो मजबूत हम कब होंगे? कि जब अपनी मेहनत की कमाई को, जब अपने घर परिवार पे खर्च होंगे। आज भी आप बुरा मत मानना, यदि हमारे समता सैनिक दल की रसीद कटती है या हमारा कोई मिशन का साथी जाता है, तो 200 रुपये या 500 रुपये की रसीद, चेहरा देखते ही उनका चेहरा उतर जाता है कि अब ये रसीद कटवाने आ गए हैं। और जब दूसरी कहीं जगह, क्योंकि वह मानसिक रूप से गुलाम हैं, वहाँ बिना मांगे ही 2100-5100 निकलते हैं, लेकिन मिशन मूवमेंट के लिए 200-500 देने में भी उनको
लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये तेरे घोड़े गाड़ी बंगला किसकी बदौलत है। तो साथियों, हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। और लास्ट बात मैं ये कहूँगा कि इसके लिए देखिए, जो दूसरी ताकत हैं, एक मानवतावादी, एक गैर इंसानियत, जो व्यवस्था की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मानवतावादी सोच की, इंसानियत की, इसको यानी कमजोर कौन कर रहा है? हम लोग सामाजिक रूप से, जब परम पूज्य बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब हमें बौद्ध धम्म की दीक्षा दे दी, हमें एक अपना अलग मार्ग दे दिया, तो फिर हम वहाँ काउंटिंग क्यों बढ़ा रहे हैं? आज भी काउंटिंग होती है तो कोई बुद्धिस्ट नहीं कहता है। हम सब अपने फोरम में और सब में क्या लिखते हैं वो आप जानते हो। इसलिए सामाजिक रूप से हम वहीं खड़े हैं। और जैसे ही कोई धार्मिक मुद्दा आता है, किसी भी कार्य की बात आती है, अपने घर में आचार विचार संस्कारों की बात होती है, तो बुरा मत मानना। मंचों पे मैंने बैठे 80% ऐसे लोग देखे हैं जिनके बच्चों के ब्याह शादी संस्कार गृह प्रवेश नामकरण वहाँ उन्हीं के द्वारा होते हैं। तो हमारा पूरे का पूरा जो मेहनत की कमाई है, पैसा है, वो कहाँ जा रहा है? वहीं जा रहा है। और फिर हम कह रहे हैं मजबूत कर कौन रहा है उन्हें? जहाँ की नोट वोट सपोर्ट, नोट हमारा वहाँ जा रहा है। लड़ाई झगड़ा होता है, हमको कहा जाता है अरे हम सब हम एक हैं, हमें इनको देख लेना है। हमारा पूरा बहुजन समाज इकट्ठा हो जाता है, आगे आ जाता है। क्यों? कौन मजबूत कर रहा है? और दूसरी चीज, अभी जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे कह रहे थे कि जब तक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से हम एकत्रित नहीं होंगे, हमारा भला होने वाला नहीं है। तो हमें इसके लिए हमारी आइडेंटिटी, आपने देखा है जिसकी पहचान होती है उसका शोषण नहीं हो रहा है। हम लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं है। हमने तो 2 नावों में पैर रख रखे हैं। जब लगता है कि इधर की नाव गिरेगी तो इधर को पैर रख लिया, उधर से उठे तो इधर आ गए। यदि अम्बेडकरवादी आ गए तो कह दिया गुरुजी जय भीम नमो बुद्धाय, और उधर दूसरे आ गए तो उधर भी चरण स्पर्श कर दिए। हमारा ये हाल है। जब तक हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, हमारे अंदर मान सम्मान स्वाभिमान जागृत नहीं होगा। मैं आप लोगों से ये कहता हूँ, देखिए राम और कृष्ण को मानने वाले अपने को हिंदू कहलाते हैं, मंदिर में जाते हैं, जाना चाहिए। और गुरु नानक को मानने वाले गुरुद्वारे में जानते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, करना चाहिए, ये आस्था का सवाल है। और ईसा मसीह को मानने वाले चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन्हें करनी चाहिए। और हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा करने उसमें मस्जिद में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, उन्हें अदाइश से, ये हमारा संविधान देता है। लेकिन मैं अम्बेडकरवादियों से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले जो अपने को अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट बनते हैं, उन्हें कहाँ जाना चाहिए? सवाल इस बात का है, उन्हें अपने बुद्ध विहार और अपने अम्बेडकर भवन और अपने समाज के कार्यक्रमों में जाना चाहिए। चाहे वो समता सैनिक दल का कार्यक्रम हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे वो धार्मिक मंच हो, लेकिन अपना हो। और अपना कौन सा? अम्बेडकरवादियों का मंच हो। कौन रोकता है? और हमें संविधान के दायरे में काम करना है। मेरे संचालक महोदय खड़े हो गए, मैं सिर्फ 2 मिनट की अनुमति चाह रहा हूँ आपसे। और लास्ट मेरा कंक्लूड है कि हम करनी कथनी में अंतर करें। हम होता क्या है, अपने मंचों पे दूसरों की क्रिटिसाइज करके 90% समय बर्बाद करते हैं। अरे हम अपने धम्म की, अपने भगवान बुद्ध के मार्ग की, अपने महापुरुषों के इतिहास की बात करें, अच्छी अच्छी बातें करें, अपनी आइडेंटिटी बनाएं, तब जाकर के हमारा भला होगा। मैं 1-2 लाइन बोलते हुए उसमें आपको कुछ न कुछ सार मिलेगा, क्योंकि अभी मीना सिंह कह रही थी कि हमें मजबूत तो हर क्षेत्र में होना है। तो मैं 2 लाइन बोलते हुए कि अगर बाबा साहब ना होते तो इस देश का मानवतावादी संविधान न होता, और अगर इस देश का मानवतावादी संविधान न होता तो हम करते गुलामी, लगाते झाड़ू। साथियों, हमारे हाथों में ये कलम न होती अगर मेरे बाबा भीम न होते। साथियों, दूसरे जिनको हमने सबने देखा है, अगर साहब कांसी राम ना होते,
अगर साहब कांसी राम ना होते तो इस देश की सोती कौम जगी ना होती, और अगर इस देश की सोती कौम जगी ना होती तो पूरे भारत में जय भीम का डंका गूंजा ना होता। अगर साहब कांसी राम ना होते और उनका संदेश, जबकि ये पॉलिटिक्स, लेकिन हमें एकजुटता का परिचय देना है। उन्होंने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का नारा जब साकार हुआ तो उत्तर प्रदेश की 4-4 बार हमारी सरकार यानी बहन जी सीएम बनी, और जब उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनी तो हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत महान पुरुषों का इतिहास, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो चाहे लखनऊ हो, पूरे का पूरा लखनऊ बौद्धमय हुआ, महापुरुषों का इतिहास बना। इसलिए साथियों, शासन सत्ता भी जरूरी है, और वो शासन सत्ता कैसी हो, जो अम्बेडकरवादी हो, अम्बेडकर और हमारे महापुरुषों के विचारों पर चलने वाली जो भी पॉलिटिकल विंग या कोई भी संगठन हमारे साथ होगा, हम सबको एकजुट होकर के उसका साथ देना है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है। आप लोगों ने मुझे समय दिया है, पर्ची आ गई है, मैंने 2 मिनट समय लिया था। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस सेमिनार अपने बातों को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से रखा और ओजस्वी भाषण से हम सभी को ओतप्रोत करते हुए हम सभी को सही दिशा निर्देशन देने का कार्य किया है। अभी हमारे बीच में जनपद गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ कोषाधिकारी आदरणीय श्री अशोक कुमार गौतम जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं अखिल भारतीय समता सैनिक दल की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। उनसे निवेदन करता हूं, कृपया करके बाबा साहब और तथागत बुद्ध के समक्ष पुष्प अर्पित और मोमबत्ती प्रज्वलित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। अशोक कुमार गौतम जी के साथ मुंबई से चलकर आए हुए आदरणीय श्री AK सिंह जी के इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय दिया है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इन दोनों महानुभावों से निवेदन करता हूं, कृपया करके मोमबत्ती प्रज्वलित करते हुए और बाबा साहब के समक्ष पुष्प अर्पित करते हुए उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करने का कार्य करें। तत्पश्चात वे अपने अपने स्थान पर ग्रहण करें और उसके बाद हमारे उत्तरी भारत के इंचार्ज आदरणीय श्री नरेश खोखर जी से निवेदन करता हूं कि हमारे गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ कोषाधिकारी आदरणीय श्री अशोक कुमार गौतम जी को पंचशील का स्कार्फ पहना करके और बैच दे करके उनको सम्मानित करने का कार्य कीजिए।